वेलकम बच्चों, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आज स्वागत कर रही हूँ आपका एमएससी प्रीवियस के लेक्चर के अंदर। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, मतलब कि स्थायी अवस्था सिद्धांत। बच्चों देखो, इस स्थायी अवस्था सिद्धांत का मतलब है क्या? जो भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में चल रही हो तो उस स्टेप की रेट हम लोग क्लासिकल टेक्निक से कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर के एक से ज्यादा स्टेप्स में चली जाती है, उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेप मैकेनिज्म्स। देखिए, मैंने आपको मेंशन किया है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म जब हो जाती है तो वहां पर किसी एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप में मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मुख्य उत्पाद किसी एक ही पद में बनता है। तो जहां पर एक से ज्यादा पद हमारे यूज होते हैं किसी रिएक्शन की अभिक्रिया की विधि में, तो वहां पर हम लोगों के लिए इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट द रेट एक्सप्रेशन, वो भी ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ऑल दी रेट कॉन्स्टेंट्स। चाहे उसमें 5 स्टेप्स है तो K1, K2, K3, K4, K5 सारे रेट कॉन्स्टेंट्स एंड कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया गया अंडरहिल एंड चैपमैन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होती है तो बच्चों हर स्टेप में मेन प्रोडक्ट नहीं बन सकता, किसी एक स्टेप में बनेगा, जैसा कि हमें पता है। यानी कि उस प्रोडक्ट के बनने के लिए कोई ना कोई ऐसा इंटरमीडिएट भी बनेगा जिसके कारण कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में काम आने वाले इंटरमीडिएट्स के स्टेप्स को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, बिकॉज इंटरमीडिएट्स का मतलब ही ये है कि वो माध्यमिक अवस्था है, और माध्यमिक अवस्था हम उन्हें कहते हैं जो कि जैसे ही बनती हैं वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रही हो। इसलिए 2 डिफरेंट स्टेप्स के बीच की वो स्टेप है। मीन्स एज सुन एज दीज स्पीशीज आर फॉर्म्ड, दीज आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली इनटू द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर पहली बात तो उन इंटरमीडिएट्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि वो उसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमको क्या करना पड़ता है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की रेट को कैलकुलेट करने के लिए इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या कहा गया है, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, देखो मैंने इंटरमीडिएट को हाईलाइट किया है, तो ड्यूरिंग द होल स्पान ऑफ द रिएक्शन उन इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे ही ये बनते हैं वैसे ही ये कंज्यूम होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक मेजरेबल अमाउंट, उनका इतना मेजरेबल मतलब जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ इतना कंसंट्रेशन कि उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम होना है, तो उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट होती है। और हमें बताया बच्चों कि हम रेट कैसे लिखते हैं, टाइम के साथ कंसंट्रेशंस में होने वाला चेंज किसी भी रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करता है। अब अगर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम भी चेंज नहीं हो रही, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग होल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, सो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद टाइम इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 5 मिनट पहले इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन थी वो 10 मिनट बाद भी उतनी ही है, तो चेंज कितना आया विद द चेंज इन टाइम? 0। 5 - 5 जो भी है, कंसंट माना 5 मोल थे, बाद में 5 मोल ही बन रहे, तो चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो उसके बनने की रेट 0 होगी। तो इट मीन्स इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन स्टेडी है, कांस्टेंट है, स्थायी है। कंसंट्रेशन, वो स्पीशीज खुद अनस्टेबल है, इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रही है। तो इसका मतलब कि हमको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इंटरमीडिएट्स के लिए, और टाइम के साथ इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इनकी रेट्स को इक्वल टू 0 हमें करना पड़ता है। दिस इज दिस कॉन्सेप्ट। अब ये हमें बताया कि
मैकेनिज्म को, तो हमें स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए निकालना क्या है, ओवरऑल रेट। तो उसमें हमको हर स्टेप की रेट कैलकुलेट करनी है। तो हमें करना क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल रेट for any complex reaction with the help of steady state concept and we have to apply classical rate expression to each step। हमें हर पद में वो अपना जो क्लासिकल रेट निकालने का तरीका है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा तरीका है, क्लासिकल रेट एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे लिखी जाती है, किसी अभिक्रिया का वेग उसमें अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। उस अभिक्रिया में जो क्रियाकारक काम में आ रहा है उसकी सांद्रता के वो समानुपाती होता है। और अगर हम उस प्रोपोर्शनल साइन को ओपन करते हैं तो उस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, जो उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, वो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो वो पावर में भी आ जाएगा। तो ये हमें हर स्टेप पे लगाना होगा, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट को ही लगाना पड़ेगा। तो पहला काम ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। कई स्टेप्स आप लोग ऐसे भी देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट मतलब कुछ स्टेप के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना है जो कि इंटरमीडिएट नहीं है, है ना, स्टेबल है, लेकिन वो फर्दर स्टेप में डिकम्पोज भी हो रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई है जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हम ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट किन स्पीशीज पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्थायी अवस्था सिद्धांत के लिए कौन कौन सी स्थितियां अनिवार्य है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अभी जो मैंने बोला, एक तो वो अनस्टेबल होनी चाहिए, और अनस्टेबल का मतलब है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, वो उष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होनी चाहिए। इससे पहले अपन ने पढ़ा है बच्चों की जो माध्यमिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक अपन ने एक्टिवेशन स्टेट थ्योरी करी थी, तो वहां पर भी वो चारों ही ट्रांसलेशनल डिग्रीज होती है और एक वाइब्रेशनल डिग्री कम होती है। तो ये कंडीशंस आपको इन पे भी अप्लाई करनी कि क्या ये इंटरमीडिएट उस तरह की उष्मागतिकीय स्थितियां रखता है। अगर थर्मोडायनेमिकली वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि अनस्टेबल है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो दोज स्पीशीज विच आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल आर नोन एज इंटरमीडिएट। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इंटरमीडिएट आप जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाना है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं होनी चाहिए, हम उसको नाप सकते हो, एक ज्यादा अमाउंट में वो नहीं बनना चाहिए, वो बहुत कम कंसंट्रेशन में होना चाहिए, है ना। तो सेकेंड कंडीशन इज इंटरमीडिएट शुड नेवर बी प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल क्वांटिटी। थर्ड क्या है, ये सारी कंडीशन होना जरूरी बच्चों, अनस्टेबल भी होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड ये है कि वो रिएक्शन स्टार्ट होते ही हमें उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करनी है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, जब वो रिएक्शन अपनी स्थापित हो जाएगी और तब हमें जब पता चलेगा कि अच्छा ये वाला माध्यमिक अवस्था है जिसकी सांद्रता कम है और ये सांद्रता चेंज नहीं हो रही है और ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल भी है, मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम दिस स्टेट शुड बी सेटअप, ये स्टेट कुछ समय बाद ही सेटअप होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि थ्रू आउट द रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई भी स्पीशीज फुलफिल करती है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स, और हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्थायी अवस्था सिद्धांत, ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हमको जैसे एक बहुत ही सरल मैकेनिज्म के आधार पे मैं आपको इसको बस बताने वाली हूँ, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि चैपमैन और अंडरहिल ने ये सिद्धांत दिया है, तो सबसे पहले इन्होंने जिस अभिक्रिया को स्टडी किया था वो थी हाइड्रोजन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन, जिससे कि HBr का निर्माण होता है। वो अपन अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कराती जाऊंगी। अपन को ये बताना है अभी कि हम किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो सबसे सिंपलेस्ट एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का तापीय अपघटन। अब देखो ये हमारी एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, इसमें टोटल 4 स्टेप्स मेजरेबल हैं जिसके मान हम निकाल सकते हैं, वो स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल में और एक फॉर्मिल फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो रहा है। इसके बाद ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल था वो फर्दर अटैक कर रहा है एसिटाल्डिहाइड से और वो मिथेन का निर्माण
साथ में एसिटाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। थर्ड में ये एसिटाइल फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, फिर से डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। और लास्ट में मिथाइल रेडिकल अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो वो हमको अनदर प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज C2H6, बहुत ही कम अमाउंट में है। तो इस रिएक्शन को अगर आप स्टडी करते हैं बच्चों, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें मुख्य उत्पाद मीथेन है। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो गैस होती है प्लस वो निकल जाती है, तो मीथेन मतलब इसमें मेन प्रोडक्ट है। इसकी रिएक्शन ऐसी होती है, CH3CHO ये वेपर फेज में है और इसको हम जब टेम्परेचर देते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट दिस इज मेन प्रोडक्ट। तो हमें करना क्या है कि निकालनी हमें रेट किसकी है, मीथेन के फॉर्मेशन की रेट। तो एक बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है कि जो रेट हम एक्सप्रेस करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में भी टाइम के साथ में परिवर्तन आता है और उत्पादों की भी सांद्रता, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है, बट विच इज मोर इजी टू कैलकुलेट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना टाइम के साथ ज्यादा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस विद द चेंज इन टाइम। और अगर प्रोडक्ट की रेट हम लिखते हैं तो वो साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो हमें मिलता है, दैट इज प्रॉफिट, तो वो पॉजिटिव होती है रेट। और अगर रिएक्टेंट जो है उसकी रेट के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो उसकी सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है ना, तो वो हमको माइनस, इसमें लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट तो हमें मिल रहा है ना, प्रोडक्ट की सांद्रता तो बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे रेट अगर अपन मीथेन की लिखेंगे तो वो क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, हमें सांद्रता बढ़ती हुई मिल रही है समय के साथ, dCH4/dt। आप क्या करोगे, अभी अपन ने बोला ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट जो भी उनको इन्वॉल्व करना है। मेन प्रोडक्ट की रेट ये है, तो जिस स्टेप में वो बन रहा है उस स्टेप का रेट को हमें हर स्टेप पर क्लासिकल रेट लॉ लगाना है, ये आपको गांठ बांध लेनी है। अब देखो सेकंड वाली स्टेप में हमारा ये मेनली बनता है, ये देखो ये CH4 हमारा बन रहा है सेकंड स्टेप में। तो इस स्टेप में ये प्रोडक्ट है, तो इसके बनने की रेट में क्या आएगा, इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट होगा K2, पॉजिटिव साइन आएगा, रेट कांस्टेंट K2। और इस स्टेप में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO और साथ में क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज द रेट ऑफ मीथेन। अब यहां पर अगर हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देते क्लासिकल मेथड के अकॉर्डिंग कि हाँ ये सिंगल स्टेप को अपन कर लें स्टडी और काम हो गया, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो साथ में CH3CO भी तो बन रहा है और वो फर्दर डिकम्पोज हो रहा है जाकर के, और CH4 को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री रेडिकल हमारा फर्स्ट स्टेप से मिल रहा है। और दूसरी बात, अभी अपन ने बताया यहाँ पर CH3 जो है ये मुक्त मूलक है, ये हमारा अस्थायी है, अनस्टेबल, दिस इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, है ना। तो हमें एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन तो कैलकुलेट हम आराम से कर सकते हैं ना, पता है कितना दिया है। रेट कांस्टेंट हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक से कैलकुलेट कर पाएंगे, बट इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। तो और दूसरी बात, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसकी सांद्रता चेंज नहीं हो रही, तो हम इसके बनने की रेट जो भी होगी उसके ऊपर लगा देंगे स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो हम नेक्स्ट जो लिखेंगे दैट इज, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, हमें क्या बताना है कि मिथाइल फ्री रेडिकल के बनने की रेट क्या होगी, और फिर उसमें स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिथाइल फ्री रेडिकल है, इसके बनने की रेट होनी चाहिए 0, क्योंकि हमें इसके ऊपर लगाना है स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए dCH3 अपॉन dt इक्वल्स टू, अब देखो मिथाइल फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकंड में कंज्यूम हो रहा है, थर्ड में बन रहा है, फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है। तो हमें इन चारों स्टेप्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है। क्या करेंगे, हर स्टेप पे क्लासिकल लॉ, फर्स्ट स्टेप में बन रहा है तो क्या होगा, प्लस K1, इस स्टेप में रिएक्टेंट क्या है, CH3CHO,
ठीक है। सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है तो रेट आएगी माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। K2 रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर काम आ रहा है इथाइल एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर थर्ड भी बनता है प्लस K3, और इस स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स हैं K3 के अंदर, दिस इज एसिटाइल फ्री रेडिकल। और फोर्थ वाली में 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे तो ट्वाइस टाइम रेट्स कम होगी, तो -2 K4 इंटू CH3 मिथाइल रेडिकल होल स्क्वायर, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी रेट को इक्वल्स टू 0 करना होगा। इस प्रकार से हम हर स्टेप पर, देखो ये हर स्टेप को हमने इन्वॉल्व किया है, हर स्टेप पे क्लासिकल रेट लॉ लगाया है, लेकिन उसके अंदर अपन ने ओवरऑल एक्सप्रेशन लिख दिया बाय यूजिंग स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। और फिर इसकी अलग अलग एक्सेप्टेड मैकेनिज्म दी गई है, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो प्रैक्टिकल वैल्यूज से मैच करती है वो हमको करनी होगी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।